नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जोधपुर संभाग। दोस्तों, हम भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी राजस्थान की यात्रा करेंगे। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जोधपुर संभाग। और दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जोधपुर संभाग के जिलों की, कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक दोस्तों, और आपने जो आज तक इतना प्यार, स्नेह, समर्थन दिया, उसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपका यही विश्वास, यही समर्थन हमेशा बनाए रखना काव्य क्लासेस के साथ, ऐसी मुझे उम्मीद है। जोधपुर संभाग की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जोधपुर संभाग में कितने ज़िले हैं। दोस्तों, जोधपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। दोस्तों, जोधपुर संभाग में 6 ज़िले हैं। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 ज़िले हैं। राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 ज़िले हैं। एक तो है उदयपुर संभाग, एक तो है उदयपुर संभाग और एक है जोधपुर संभाग। राजस्थान में 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 ज़िले हैं। एक तो है उदयपुर संभाग और एक है जोधपुर संभाग। इन दोनों में सब आपके 6 ज़िले हैं। ठीक। अच्छा, बात आती है कि उदयपुर संभाग के 6 ज़िले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मैंने बता रखा है, एक तो है उदयपुर। कौन सा होगा? उदयपुर। ठीक दोस्तों, एक तो ज़िला है उदयपुर और दोस्तों एक ज़िले का नाम है प्रतापगढ़। क्या नाम है? प्रतापगढ़। उदय व प्रताप। ठीक दोस्तों, एक ज़िले का नाम है राजसमंद। ठीक, एक का नाम है चित्तौड़गढ़। ठीक दोस्तों, एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। हो गए ना दोस्तों। उदय व प्रताप रांची में डूबा। देख दो दोस्तों, उदय व प्रताप रांची में, दोस्तों यहाँ बीच में कर देना, उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तो हैं उदयपुर संभाग के 6 ज़िले। ठीक। राजस्थान में 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 ज़िले हैं। एक तो उदयपुर संभाग और एक जोधपुर संभाग। उदयपुर संभाग के 6 ज़िले, उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर बात आती है कि जोधपुर संभाग के 6 ज़िले कौन कौन से हैं। जोधपुर संभाग के 6 ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो है जोधपुर, एक है जैसलमेर, एक है जालोर। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। एक है दोस्तों बाड़मेर, एक है सिरोही और एक है पाली। हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल जे BSP। क्या बोलेंगे? ट्रिपल जे BSP। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। ट्रिपल जे BSP, ये हैं जोधपुर संभाग के ज़िले। एकदम क्लियर। अब बात आती है कि जो जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग की विशेषताएं क्या क्या हैं। पूछा जाएगा कि जो जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, जो जोधपुर संभाग है ना, इसकी पहली विशेषता है कि साहब आपके जोधपुर संभाग सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग है। एकदम क्लियर दोस्तों, जो जोधपुर संभाग है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग है। दोस्तों ध्यान रखना, जोधपुर संभाग की विशेषता क्या होगी? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा होगा दोस्तों? जोधपुर संभाग। हम थोड़ी सी जोधपुर संभाग की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, फिर जिलों पर आएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। और पूछा जाए कि जो जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है। पूछा जाए कि जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे कि जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए कि जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर ध्यान रखना, अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर है, तो प्रश्न उठता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। एकदम क्लियर। प्रश्न उठता है कि अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। एकदम क्लियर। अगर जोधपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है।
ठीक, तो आप क्या बताओगे कि सबसे कम जो क्षेत्रफल है ना वो है भरतपुर संभाग का। जो सबसे कम क्षेत्रफल है दोस्तों वो किसका है? भरतपुर संभाग का। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग तो कौन सा हो गया? जोधपुर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा हो गया दोस्तों? आपके भरतपुर संभाग हो गया। एकदम क्लियर, पहली बात। अच्छा, फिर बात आती है कि साहब आपके जोधपुर संभाग की दूसरी विशेषता क्या है? तो आप क्या बताओगे? सबसे कम, दोस्तों पूछा जाएगा कि जो जोधपुर संभाग है इसकी अगली विशेषता क्या है? पूछा जाए कि जोधपुर संभाग की अगली विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। एकदम क्लियर, पूछा जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि जोधपुर संभाग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। समझ जाओगे दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर संभाग। एकदम क्लियर दोस्तों, ये जोधपुर संभाग की विशेषता बता रहा हूँ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी कौन सा होगा? जोधपुर संभाग होगा। एकदम क्लियर, पहली बात। ठीक, अच्छा, फिर बात आती है कि अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व जोधपुर संभाग का है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व जोधपुर संभाग का है तो पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, सबसे ज़्यादा अथवा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो संभाग है ना वो कौन सा होगा? जयपुर संभाग। एकदम क्लियर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा होगा साहब आपके दोस्तों? जयपुर संभाग। एकदम क्लियर, दो बातें। फिर बात आती है कि साहब आपके दोस्तों, फिर तीसरी बात आती है कि जो जोधपुर संभाग है इसकी अगली विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। एकदम क्लियर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग भी कौन सा होगा? जोधपुर संभाग। एकदम क्लियर, पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? जोधपुर संभाग। और पूछा जाए कि जोधपुर संभाग की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही 2011 में? 2001 से लेकर 2011 के बीच में 17.31%। कितनी रही? 17.31%। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जोधपुर संभाग की अन्य विशेषताएं क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? सबसे कम साक्षरता वाला संभाग। सबसे कम साक्षरता वाला संभाग। एकदम क्लियर, सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा होगा दोस्तों? आपके जोधपुर संभाग। एकदम क्लियर, सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा होगा दोस्तों? जोधपुर संभाग। समझ जाओगे क्या दोस्तों? ये जोधपुर संभाग की विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर हम जोधपुर संभाग के जिले पढ़ेंगे। एकदम क्लियर दोस्तों, तो सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा होगा साहब? आपके जोधपुर संभाग होगा। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जोधपुर संभाग और किन कामों में पिछड़ा हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे कम वर्षा वाला संभाग। सबसे कम वर्षा वाला संभाग वो भी कौन सा होगा? जोधपुर संभाग। सबसे कम वर्षा वाला संभाग, ठीक, वो भी कौन सा होगा? जोधपुर संभाग। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग। सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग, सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग दोस्तों, फिर भी आंसर क्या होगा? जोधपुर संभाग। क्या होगा दोस्तों आंसर? जोधपुर संभाग। समझ जाओगे दोस्तों? तो दोस्तों जो जोधपुर संभाग है ये जोधपुर संभाग आपके
6 जिलों वाला संभाग है, एकदम क्लियर। और जोधपुर संभाग की कुछ विशेषताएं दोस्तों मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, एक बार फिर समझ जाना। राजस्थान में 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 जिले हैं, उदयपुर और जोधपुर। उदयपुर के 6 जिले हैं उदय व प्रताप, रांची में डूबा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग दोस्तों कौन सा है? जोधपुर संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? जोधपुर संभाग का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर संभाग, ठीक। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग जोधपुर संभाग, समझ जाओगे ना। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस संभाग का है? जोधपुर का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसकी है? जोधपुर संभाग की। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपकी किसकी है? जोधपुर संभाग की, ठीक। अच्छा, फिर पूछा जाए कि साहब आपके सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? साहब आपके जोधपुर संभाग। सबसे कम वर्षा वाला और सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा? साहब आपके जोधपुर संभाग है, एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि जोधपुर संभाग की साक्षरता कितनी है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? 59.57%। पूछा जाए कि जोधपुर संभाग की साक्षरता कितनी है? 59.57%। तो सबसे कम साक्षरता जोधपुर संभाग में, सबसे कम वर्षा जोधपुर संभाग में, सबसे कम आर्द्रता जोधपुर संभाग में, सर्वाधिक क्षेत्रफल जोधपुर संभाग का, ठीक। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जोधपुर संभाग की, एकदम क्लियर दोस्तों। एक बात दोस्तों अच्छी तरह समझ लेना दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट? अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जोधपुर संभाग का, एकदम क्लियर। चलो आगे अगली बात, ठीक दोस्तों। फिर बात आती है कि जोधपुर संभाग में, दोस्तों जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले, एकदम क्लियर। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले, ठीक। फिर बात आती है कि जोधपुर संभाग में, दोस्तों जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल के आधार पर, दोस्तों बात आती है जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है? पूछा जाएगा कि जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है और क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है। तो पूछा जाए कि जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में बड़ा जिला तो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। और पूछा जाए कि जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है? पूछा जाए कि जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे कि जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में था आपके जो छोटा जिला है ना, उसका नाम है सिरोही। क्या नाम है? सिरोही। तो जोधपुर संभाग में सबसे बड़ा जिला तो कौन सा हुआ क्षेत्रफल में? जैसलमेर। और छोटा जिला कौन सा हुआ? सिरोही। फिर बात आती है कि जोधपुर संभाग में जनसंख्या में बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर संभाग में जनसंख्या में बड़ा जिला कौन सा है? ठीक। तो आप क्या बताओगे कि जोधपुर संभाग में जो जनसंख्या में बड़ा जिला है तो कौन सा है? जोधपुर। और जोधपुर संभाग में जनसंख्या में छोटा जिला कौन सा है? जोधपुर संभाग में जनसंख्या में छोटा जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे कि जोधपुर संभाग में जनसंख्या में जो छोटा जिला है ना, उसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। एकदम क्लियर क्या दोस्तों? एकदम क्लियर। जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में बड़ा जिला तो जैसलमेर, और जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में छोटा जिला सिरोही, जनसंख्या में बड़ा जिला जोधपुर और छोटा जिला जैसलमेर, ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जोधपुर संभाग, दोस्तों जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, दोस्तों एक तो है जोधपुर संभाग और एक है बीकानेर संभाग। दोस्तों सुन ना, एक तो है जोधपुर संभाग और एक है बीकानेर संभाग। राजस्थान में 2 संभाग हैं, एक का नाम है जोधपुर और एक का नाम है बीकानेर, ठीक। अगर प्रश्न बन जाए कि राजस्थान में ऐसे कौन से 2 संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, राजस्थान में ऐसे कौन से 2 संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो स्पर्श करते हैं ना, वो 2 संभाग हैं। एकदम क्लियर। कौन से हैं दोस्तों? एक तो है जोधपुर संभाग और एक है साहब आपके बीकानेर संभाग। बीकानेर और जोधपुर 2 ऐसे संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ठीक।
और दोस्तों वो बात क्या ध्यान रखोगे आप, समझना दोस्तों, एक बात काम की ध्यान रखना, ये जोधपुर संभाग, ठीक दोस्तों, जोधपुर संभाग राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है दोस्तों, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, दोस्तों जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग दो ऐसे संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा भी बनाते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, देखना, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, ये दोस्तों समझना, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, ये दो ऐसे संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। समझ जाओगे ना, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान के दो ऐसे संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो वो कौन से हैं दोस्तों, जोधपुर और बीकानेर। एकदम क्लियर, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग दो ऐसे संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। समझ जाओगे क्या दोस्तों, ये सामान्य विशेषताएं थी, फिर हम मुद्दे पे आएंगे। राजस्थान में दो संभाग ऐसे हैं दोस्तों जिनमें 6 जिले हैं, उदयपुर और जोधपुर। उदयपुर संभाग के 6 जिले उदय व प्रताप, रांची में डूबा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जोधपुर संभाग के 6 जिले जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर संभाग। एकदम क्लियर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर संभाग। अच्छा दोस्तों, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा होगा, जोधपुर संभाग। एकदम क्लियर, सबसे कम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर संभाग, सबसे कम वर्षा वाला संभाग जोधपुर संभाग, सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर, छोटा जिला सिरोही। जोधपुर संभाग में जनसंख्या में बड़ा जिला जोधपुर, छोटा जिला जैसलमेर। जोधपुर और बीकानेर दो ऐसे संभाग है दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए दोस्तों आप अच्छी तरह, नहीं है चलो दोस्तों आगे, ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है वो आपके कितना है। दोस्तों पूछा जाएगा कि जो जोधपुर संभाग है इसका साहब आपके क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो जोधपुर संभाग है ना, इसका क्षेत्रफल है दोस्तों आपके 1,17,800। कितना है, 1,17,800। और दोस्तों जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 34.42% है ना। जोधपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो पूरे राजस्थान के संभाग का था। आपके राजस्थान के क्षेत्रफल कितना है, 34.42। समझना, जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है संभाग का, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 34.82%। दोस्तों कितना है, 34.82%। एकदम क्लियर क्या दोस्तों, ठीक। अच्छा दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाए कि जो जोधपुर संभाग है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि जो जोधपुर संभाग है इस जोधपुर संभाग की जनसंख्या कितनी है। दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो जोधपुर संभाग है इस जोधपुर संभाग की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों रखना, जो जोधपुर संभाग है ना इसकी जनसंख्या है 11,863। पूछा जाएगा कि जो जोधपुर संभाग है इस जोधपुर संभाग की जनसंख्या कितनी है, 11,863। कितनी है दोस्तों, 11,863, ठीक। और दोस्तों जोधपुर संभाग की जनसंख्या संपूर्ण राजस्थान की जनसंख्या का 17.31% है। ध्यान रखना, जोधपुर संभाग की जनसंख्या संपूर्ण राजस्थान की जनसंख्या का 17.31% है। दोस्तों साहब ये तो हुआ जोधपुर संभाग का सामान्य ज्ञान। अब हम जोधपुर संभाग के जिले पढ़ते हैं। और दोस्तों जोधपुर संभाग के साथ जिलों में दोस्तों हम पहला जिला लेंगे पाली। दोस्तों जो जोधपुर संभाग के जिले हैं इस जोधपुर संभाग के जिले में दोस्तों हम पहला जिला लेंगे पाली। एकदम क्लियर। अब दोस्तों जो पाली है ना, पूछा जाएगा कि जो पाली है इस पाली की भौगोलिक स्थिति क्या है। पूछा जाएगा कि जो पाली है इस पाली की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप क्या बताओगे कि जो पाली है ना, ये पाली साहब आपके दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। पूछा जाएगा कि जो पाली है ना, ये पाली साहब आपके कहाँ स्थित हैं। तो आप क्या बताओगे कि जो पाली है ना ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में स्थित है। पहली बात दोस्तों पूछा जाएगा कि जो पाली है इस पाली का प्राचीन नाम क्या था।
पूछा जाएगा कि जो पाली है इस पाली का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि पाली का प्राचीन नाम था पारावती। एकदम क्लियर दोस्तों, जो पाली है इस पाली का प्राचीन नाम क्या था, पारावती। एकदम क्लियर। दो बातें दोस्तों, पहली बात तो कि पाली दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आता है और प्राचीन नाम था पारावती। फिर तीसरी बात अब आपके दोस्तों बात आती है कि जो पाली है ना, ये पाली साहब आपके प्राचीन काल में हर्षवर्धन के अधीन रहा था। एकदम क्लियर दोस्तों, ये जो पाली है ना, ये प्राचीन काल में साहब आपके किसके अधीन रहा था, हर्षवर्धन के अधीन रहा था। अर्थात प्राचीन काल में इस पाली पर किसका अधिकार रहा था, हर्षवर्धन का अधिकार रहा था। एकदम क्लियर दोस्तों। जो हर्षवर्धन है ना दोस्तों, जो हर्षवर्धन है ये हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। दोस्तों जो हर्षवर्धन है ना, ये पुष्यभूति वंश का शासक था। एकदम ध्यान रखना दोस्तों, जो हर्षवर्धन है ये किस वंश का शासक था, पुष्यभूति वंश का शासक था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछ लिया जाएगा कि जो हर्षवर्धन है, दोस्तों पूछ लिया जाएगा जो हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे। एकदम क्लियर दोस्तों, जो हर्षवर्धन है इस हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे। क्लियर। और पूछा जाएगा कि इसके 3 नाटक कौन कौन से थे। तो दोस्तों ना, हर्षवर्धन का दोस्तों पहला नाटक था नागानंद। दोस्तों जो हर्षवर्धन है ना, इसका जो पहला नाटक था वो कौन सा था, नागानंद। एकदम क्लियर। इसका दोस्तों पहला नाटक कौन सा था, नागानंद। और पूछा जाए कि जो नागानंद है ये कितने भागों में लिखा गया था, 5 भागों में। किस में लिखा गया था, 5 भागों में। क्लियर। और पूछा जाएगा कि इस नागानंद में किस बात का उल्लेख है। तो दोस्तों इस नागानंद में बौद्ध भिक्षु जिमूत वाहन की हत्या का उल्लेख है। एकदम क्लियर दोस्तों, इस नागानंद में बौद्ध भिक्षु जिमूत वाहन की हत्या का उल्लेख है। एकदम क्लियर। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। इसकी 3 रचनाएं थी। पहले का नाम नागानंद, कितने भागों में, 5 भागों में। जिमूत वाहन की हत्या का उल्लेख है। ठीक। फिर बात आती है कि जो हर्षवर्धन है इस हर्षवर्धन की किताब आपके दूसरी रचना कौन सी थी। तो आप क्या बताओगे, रत्नावली। कौन सी थी, रत्नावली। और पूछा जाए कि रत्नावली में साहब आपके दोस्तों जो रत्नावली वो कितने भागों में लिखी गई है, 4 भागों में। जो रत्नावली है वो कितने भागों में लिखी गई है, 4 भागों में। क्लियर। और पूछा जाए कि रत्नावली में साहब आपके किसका उल्लेख है। पूछा जाए कि जो रत्नावली है इस रत्नावली का विषय क्या है। तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके रत्नावली में सिंघल द्वीप की राजकुमारी। दोस्तों रत्नावली में सिंघल द्वीप की राजकुमारी। दोस्तों इस रत्नावली में सिंघल द्वीप की राजकुमारी रत्नावली। क्लियर। और वत्सराज उदयन के प्रेम संबंधों का उल्लेख है। एकदम क्लियर दोस्तों, इसमें पूछ लिया जाए था आपके किसका उल्लेख है। तो आप क्या बताओगे, सिंघल द्वीप की राजकुमारी रत्नावली और वत्सराज उदयन के प्रणय संबंधों का उल्लेख है। समझ जाओगे क्या, किसमें दोस्तों, रत्नावली में। पाली की भौगोलिक स्थिति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आता है। प्राचीन नाम पारावती। ये हर्षवर्धन के अधीन रही थी। एकदम क्लियर। और दोस्तों साहब आपके हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। और दोस्तों इसकी रचनाएं हैं नागानंद। नागानंद 5 भागों में है और जिमूत वाहन की हत्या का उल्लेख है। दूसरी रचना का नाम है रत्नावली, 4 भागों में है। इसमें साहब आपके सिंघल द्वीप की राजकुमारी रत्नावली और वत्सराज उदयन के प्रणय संबंधों का उल्लेख है। एकदम क्लियर। 2 बातें दोस्तों, जो हर्षवर्धन है ना, इस हर्षवर्धन साहब आपकी जो तीसरी रचना है उसका नाम है प्रियदर्शिका। एकदम क्लियर। इसकी साहब आपकी जो तीसरी रचना का नाम क्या है, प्रियदर्शिका। ठीक। और पूछा जाएगा कि जो प्रियदर्शिका है ये दोस्तों जो प्रियदर्शिका है ये कितने भागों में है। पूछ लिया जाएगा कि जो प्रियदर्शिका है ये कितने भागों में है, 4 भागों में। और पूछा जाएगा कि प्रियदर्शिका की विषय वस्तु क्या है। तो आप क्या बताओगे कि प्रियदर्शिका में अंग जनपद की राजकुमारी। दोस्तों प्रियदर्शिका में अंग जनपद की राजकुमारी प्रियदर्शिका। अंग जनपद की राजकुमारी कौन थी, प्रियदर्शिका। एकदम क्लियर दोस्तों, प्रियदर्शिका अंग जनपद की राजकुमारी थी। ठीक। और वत्सराज उदयन, वत्सराज उदयन के प्रणय संबंधों का उल्लेख है। एकदम क्लियर दोस्तों,
पूछ लिया जाए कि प्रियदर्शिका की विषय वस्तु क्या है, तो प्रियदर्शिका और वत्सराज उदयन के प्रेम संबंधों का उल्लेख कहाँ है, प्रियदर्शिका में है। एकदम क्लियर क्या दोस्तों। चलो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाएगा कि प्रियदर्शिका साहब आपके कहाँ की राजकुमारी थी, अंग जनपद की। पूछा जाएगा कि जो प्रियदर्शिका है ये सब आपके कहाँ की राजकुमारी थी, अंग जनपद की। एकदम क्लियर, यहाँ की सब आपकी राजकुमारी थी प्रियदर्शिका। और पूछ लिया जाए कि जो अंग जनपद है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि जो अंग जनपद है इस अंग जनपद की राजधानी का नाम क्या था, चंपा। दोस्तों जो अंग जनपद है इसकी राजधानी का नाम क्या था, चंपा। और दोस्तों अगर आप चंपा नहीं कहना चाहें तो मालिनी भी कह सकते हैं। चंपा अथवा मालिनी अंग जनपद की राजकुमारी थी। ध्यान दोस्तों, राजधानी ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, जब इतना ध्यान रखोगे तो एक बात और ध्यान रखना, ये उदयन दोस्तों, ये उदयन, ठीक, ये उदयन। पूछा जाएगा कि जो उदयन है ये उदयन किस वंश का शासक था, तो आप क्या बताओगे कि जो उदयन है ये हर्यक वंश का शासक था। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि उदयन किस वंश का शासक था, तो आप क्या बताओगे कि उदयन हर्यक वंश का शासक था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि दोस्तों जो उदयन है इस उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। एकदम क्लियर दोस्तों, जो उदयन है इसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, ठीक। और दोस्तों जो पाटलिपुत्र है ये पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रहा था। एकदम क्लियर। दोस्तों जो पाटलिपुत्र है ना ये मगध की राजधानी रही थी। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो पाटलिपुत्र है इस पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम आप सब जानते होंगे। जो पाटलिपुत्र है इस पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है वो है पटना। क्या नाम है दोस्तों, पटना। समझ गए क्या अच्छी तरह। चलो एक बार फिर समझो। एकदम क्लियर दोस्तों। ये तो दोस्तों आपके समझना जीलापाली। जीलापाली की भौगोलिक स्थिति ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान में है। प्राचीन नाम पारावती। और दोस्तों ये हर्षवर्धन के अधीन रहा था। और दोस्तों था आपके यहाँ हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। रचनाएं थी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। एकदम क्लियर दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों। साहब आपकी जो पाली है ना, इस पाली को दोस्तों जो पाली है ना इस पाली को सब आपके जाना जाता है। दोस्तों जो पाली है इस पाली को सब आपके जाना जाता है दोस्तों आपके मंदिरों के लिए। दोस्तों जो पाली है ना इसे सब किसके लिए जाना जाता है, मंदिरों के लिए, ठीक। फिर बात आती है कि जो पाली है इस पाली जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। पूछा जाए कि जो पाली है इस पाली जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, ठीक। तो दोस्तों देखना जो पाली है इस पाली जिले में सब आपके जो प्रमुख मंदिर हैं सब आपके, उसमें जो पहला मंदिर होगा वो होगा रणकपुर जैन मंदिर। एकदम क्लियर। जो पाली है दोस्तों सब आपके यहाँ जो प्रमुख मंदिर होगा वो कौन सा होगा, रणकपुर जैन मंदिर, ठीक। दोस्तों ये है पाली जिले का प्रमुख मंदिर रणकपुर जैन मंदिर, ठीक। दोस्तों पाली को जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ सर्वाधिक संख्या में जैन मंदिर पाए जाते हैं। और विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर भी कहाँ है, पाली में। फिर बात आती है कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है, पूछा जाएगा कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। पूछा जाएगा कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसका निर्माण था किसने कराया था, धारणक शाह ने। दोस्तों किसने कराया था, धारणक शाह ने, ठीक। अच्छा पूछा जाएगा कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है ये किसके समकालीन है। पूछा जाए कि रणकपुर का जैन मंदिर किसके समकालीन है, तो दोस्तों ना जो रणकपुर जैन मंदिर है ना ये राणा कुंभा के समकालीन है। दोस्तों जो रणकपुर जैन मंदिर है ये राणा कुंभा के समकालीन है। समझ जाओगे अच्छी तरह दोस्तों। अर्थात राणा कुंभा के समय रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। अच्छा पूछ लिया जाए कि जो रणकपुर जैन मंदिर है इस रणकपुर जैन मंदिर के वास्तुकार कौन है। पूछा जाए कि रणकपुर जैन मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो आप क्या बताओगे, सोमपुरा जाति के, सोमपुरा जाति का साहब आपके देपाक।
सोमपुरा जाति का दीपक इस रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कहलाता है। एकदम क्लियर। सोमपुरा जाति का जो दीपक है वो रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कहलाता है। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो रणकपुर जैन मंदिर है ये किस नदी के निकट बनाए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो रणकपुर जैन मंदिर है ना ये मथाई नदी के निकट बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? मथाई नदी के निकट बनाए गए हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो रणकपुर जैन मंदिर हैं, दोस्तों जो रणकपुर जैन मंदिर हैं ये किस अभयारण्य में आते हैं। पूछ लिया जाए कि रणकपुर जैन मंदिर किस अभयारण्य में आते हैं तो आप क्या बताओगे कि जो रणकपुर जैन मंदिर हैं ये आते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य में। पूछ लिया जाए कि रणकपुर जैन मंदिर किस अभयारण्य में आते हैं तो आप क्या बताओगे कि रणकपुर जैन मंदिर आते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य में। और पूछा जाए कि कुंभलगढ़ अभयारण्य कितने जिलों में आता है। पूछा जाए कि कुंभलगढ़ अभयारण्य कितने जिलों में आता है। 3 जिलों में, पाली, राजसमंद और उदयपुर में। कहाँ कहाँ आता है ये? पाली, राजसमंद और उदयपुर में आता है। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं। पूछा जाएगा कि साहब आपके रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं तो आप क्या बताओगे कि रणकपुर जैन मंदिर में कुल 4 मंदिर हैं। सब आपके कितने मंदिर हैं? 4 मंदिर हैं। पूछ लिया जाए कि रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं तो आप क्या बताओगे कि रणकपुर जैन मंदिर में कुल 4 मंदिर हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर पूछा जाए कि 4 मंदिर कौन कौन से हैं। पूछा जाए कि 4 मंदिर कौन कौन से हैं तो आप क्या बताओगे। एक तो है आदिनाथ मंदिर। एक तो कौन सा मंदिर है? आदिनाथ मंदिर। ठीक। अच्छा दोस्तों, साहब आपके और कौन सा मंदिर है यहाँ? एक है नेमिनाथ मंदिर। एक तो है आदिनाथ मंदिर और एक है नेमिनाथ मंदिर। ठीक। और दोस्तों साहब आपके एक है पार्श्वनाथ मंदिर। एक तो है आदिनाथ मंदिर, एक है नेमिनाथ मंदिर, एक है पार्श्वनाथ मंदिर। दोस्तों ये तीनों तो हो गए जैन मंदिर। ये सब आपके तीनों तो क्या हो गए? जैन मंदिर। एकदम क्लियर। ये तीनों तो हैं जैन मंदिर। और दोस्तों साहब आपके एक मंदिर है और वो है सूर्य मंदिर। एकदम क्लियर। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। और साहब आपकी ये क्या हो गया? वैष्णव मंदिर। क्या हो गया? वैष्णव मंदिर। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। हम पाली जिले के प्रमुख मंदिर पढ़ रहे हैं। पहला मंदिर रणकपुर जैन मंदिर। निर्माण किसने कराया? धारणक शाह ने। समकालीन राणा कुंभा के। वास्तुकार सोमपुरा जाति का दीपक। नदी मथाई अभयारण्य कुंभलगढ़ अभयारण्य। और दोस्तों यह अभयारण्य 3 जिलों में आता है, पाली, राजसमंद, उदयपुर। रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं? 4। कौन कौन से? आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तो है जैन मंदिर और सूर्य मंदिर है वैष्णव मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। अब दोस्तों हम बात करते हैं आदिनाथ जैन मंदिर की। दोस्तों हम बात करते हैं आदिनाथ जैन मंदिर की। ठीक। अब दोस्तों बात आती है कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है, दोस्तों जो आदिनाथ जैन मंदिर है इस मंदिर में साहब आपके कितने स्तंभ हैं। पूछा जाएगा कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है इस मंदिर में कितने स्तंभ हैं? 1444। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि साहब आपके इस मंदिर में मंडप कितने हैं तो आप क्या बताओगे कि आदिनाथ जैन मंदिर में 24 मंडप हैं। अच्छा, पूछ लिया जाए कि आदिनाथ जैन मंदिर में साहब आपके शिखर कितने हैं। पूछा जाए कि साहब आदिनाथ जैन मंदिर में शिखर कितने हैं? 84। समझ जाओगे ना। आदिनाथ जैन मंदिर रणकपुर में है। कहाँ है दोस्तों? आपके रणकपुर में है। ठीक। और दोस्तों साहब आपके यहाँ मंदिर कितने था आपके दोस्तों? यहाँ स्तंभ कितने हैं? 1444। शिखर कितने हैं? 84। मंडप कितने साहब आपके दोस्तों यहाँ? दोस्तों पूछा जाएगा कि साहब आपके मंडप कितने हैं दोस्तों? यहाँ 24 मंडप हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है इस आदिनाथ जैन मंदिर को साहब आपके किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक। पूछा जाएगा कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है इसे किन किन नामों से जाना जाता है तो आप क्या बताओगे कि आदिनाथ जैन मंदिर का पहला नाम है स्तंभोकावन। क्या नाम है? स्तंभोकावन। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है, दोस्तों जो आदिनाथ जैन मंदिर है इस मंदिर का साहब आपके दूसरा नाम है त्रैलोक्य दीपक।
एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है इसका साहब आपके दूसरा नाम क्या है? त्रैलोक्य दीपक। पहला नाम तो दोस्तों क्या है? स्तंभों का वन। दोस्तों साहब आपके दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आपके त्रैलोक्य दीपक। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इस मंदिर को त्रैलोक्य दीपक किसने कहा था? पूछा जाए कि इस मंदिर को त्रैलोक्य दीपक किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे? मेह कवि ने इसे त्रैलोक्य दीपक कहा था। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इस मंदिर का तीसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि इस मंदिर का तीसरा नाम है नलिनी गुल्म विमान। इस मंदिर का तीसरा नाम क्या है? नलिनी गुल्म विमान। फिर पूछा जाए कि इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा किसने दी? एकदम क्लियर। दोस्तों पूछा जाए कि इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा किसने दी, तो आप क्या बताओगे? विमल सूरी ने। किसने दी? विमल सूरी ने। आदिनाथ जैन मंदिर स्तंभ कितने हैं? 1444। मंडप 24, शिखर 84, उपनाम स्तंभों का वन। त्रैलोक्य दीपक किसने कहा? मेह कवि ने। नलिनी गुल्म विमान किसने कहा? विमल सूरी ने। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों साहब आपके इस मंदिर को कहा जाता है चतुर्मुख जीन प्रसाद। दोस्तों ना ये मंदिर है ना, इस मंदिर का एक नाम है चतुर्मुख जीन प्रसाद। एकदम क्लियर। ये इस मंदिर का नाम है। ठीक। और दोस्तों जो आदिनाथ जैन मंदिर है इसे एक नाम और दिया गया है और वो दिया गया है चौमुखा जैन मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों। इसे एक नाम और दिया गया है और वो क्या दिया गया है? चौमुखा जैन मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों। क्लियर। अब अगली बात आती है कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है दोस्तों, जो आदिनाथ जैन मंदिर है इस आदिनाथ जैन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी? दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि यहाँ भगवान आदिनाथ की मूर्ति की स्थापना किसने की थी? एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि साहब आपके यहाँ आदिनाथ की मूर्ति की स्थापना किसने की थी? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि साहब आपके यहाँ मूर्ति की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ना अगर पूछ लिया जाए कि आदिनाथ जैन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना किसने की थी? सोम सुंदर सूरी ने। दोस्तों किसने की थी? सोम सुंदर सूरी ने। समझ जाओगे क्या? रणकपुर जैन मंदिर में 4 मंदिर हैं। पहला मंदिर कौन सा है? आदिनाथ जैन मंदिर। क्या कहलाता है? स्तंभों का वन। अच्छा स्तंभ कितने हैं? 1444। मंडप कितने हैं? 24। शिखर कितने हैं? 84। उपनाम स्तंभों का वन, त्रैलोक्य दीपक, नलिनी गुल्म विमान। त्रैलोक्य दीपक किसने कहा था? मेह कवि ने। नलिनी गुल्म विमान किसने कहा? विमल सूरी ने। चतुर्मुख जीन प्रसाद दोस्तों इसे कहा जाता है चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की थी सोम सुंदर सूरी ने। किसने की थी? सोम सुंदर सूरी ने। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? क्लियर। अच्छा फिर दोस्तों बात आती है कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है इस आदिनाथ जैन मंदिर में एक महिला की साहब आपके मूर्ति रखी हुई है। एकदम क्लियर दोस्तों। जो आदिनाथ जैन मंदिर है साहब यहाँ एक महिला की मूर्ति रखी हुई है और उस महिला की मूर्ति का नाम आपसे पूछा जाता है। तो साहब समझना दोस्तों, ये भगवान आदिनाथ, दोस्तों ये भगवान आदिनाथ। ठीक। और दोस्तों जो आदिनाथ है ना इन भगवान आदिनाथ के जो पिता थे, भगवान आदिनाथ के दोस्तों जो पिता थे ना दोस्तों उनका नाम था नाभिदेव। जो भगवान आदिनाथ के पिता थे उनका नाम क्या था? नाभिदेव। और दोस्तों जो भगवान आदिनाथ है ना इन आदिनाथ की दोस्तों जो माता थी ना इनकी माता का नाम था मरु देवी। क्या नाम था? मरु देवी। ठीक। और दोस्तों जो मरु देवी है ना इन मरु देवी की जो प्रतिमा है दोस्तों, जो मरु देवी है इन मरु देवी की सब आपकी जो प्रतिमा है ना वो सब आपके कहाँ रखी हुई है? आदिनाथ जैन मंदिर में। समझ जाओगे ना? क्लियर। तो इस मंदिर में एक नारी की प्रतिमा है और वो कौन था? आपके भगवान आदिनाथ की माता थी मरु देवी। और मरु देवी की जो प्रतिमा है साहब आपके वो आदिनाथ जैन मंदिर में रखी हुई है। और दोस्तों साहब आपकी जो प्रतिमा है ना ये प्रतिमा हाथी पर विराजमान है। दोस्तों ये जो प्रतिमा है ना ये सब किस पर विराजमान है? हाथी पर विराजमान है। एकदम क्लियर। समझ जाओगे कि दोस्तों अच्छी तरह? ठीक।
रणकपुर जैन मंदिर साहब कितने मंदिर हैं? 4। पहला मंदिर कौन सा हुआ? आदिनाथ जैन मंदिर। स्तंभ कितने हैं? 1444। मंडप कितने हैं? 24। शिखर कितने हैं? 84। उपनाम स्तंभों का वन। त्रैलोक्य दीपक किसने कहा था? मेह कवि ने। नलिनी गुल विमान विमल सूर्य ने। चतुर्मुख जिन प्रसाद। चौमुखा जैन मंदिर। और दोस्तों साहब आपके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की थी सोम सुंदर सूर्य ने। और दोस्तों इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की माँ मरु देवी की प्रतिमा स्थापित है। और साहब ये प्रतिमा हाथी पर विराजमान है। दोस्तों किस पर विराजमान? दोस्तों आपके हाथी पर विराजमान है। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह, ठीक। अच्छा फिर दोस्तों बात आती है कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है, दोस्तों बात आती है कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है, इस मंदिर के निर्माण में किस पत्थर का उपयोग किया गया था? पूछा जाएगा कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है, इस मंदिर के साथ निर्माण में किस पत्थर का उपयोग किया गया था? एकदम क्लियर। तो दोस्तों ना जो आदिनाथ जैन मंदिर है ना दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण में सेवाणी और सेवाणा के संगमरमर का उपयोग किया गया था। एकदम क्लियर। दोस्तों जो आदिनाथ जैन मंदिर है ना, ये सेवाणी और सेवाणा के संगमरमर से निर्मित है। समझ जाओगे कि दोस्तों जो आदिनाथ जैन मंदिर है, ये सेवाणी और सेवाणा के संगमरमर से निर्मित है। समझ जाओगे अच्छी तरह, एकदम क्लियर। एक बार दोस्तों फिर समझना, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक। पाली जिले का प्रमुख मंदिर रणकपुर जैन मंदिर। निर्माण धारणक शाह ने। समकालीन राणा कुंभा के। वास्तुकार सोमपुरा जाति का देपाग। नदी मथाई नदी। अभयारण्य कुंभलगढ़ अभयारण्य में। ये अभयारण्य कितने जिलों में? 3। कौन कौन से? पाली, राजसमंद, उदयपुर। कुल कितने मंदिर है? 4। पहला आदिनाथ, दूसरा नेमिनाथ, तीसरा पार्श्वनाथ और चौथा सूर्यनाथ। 3 तो है जैन मंदिर, चौथा है वैष्णव मंदिर। याद रखना दोस्तों अच्छी तरह, ठीक। आदिनाथ जैन मंदिर में स्तंभ कितने हैं? 1444। मंडप कितने हैं? 24। शिखर कितने हैं? 84। उपनाम स्तंभों का वन, त्रैलोक्य दीपक, नलिनी गुल विमान, चतुर्मुख जिन प्रसाद और चौमुखा जैन मंदिर। अच्छा त्रैलोक्य दीपक किसने कहा था? मेह कवि ने। नलिनी गुल विमान विमल सूर्य ने। इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मतलब आदिनाथ की मूर्ति की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपके सोम सुंदर सूर्य ने। और इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की माँ का भी मंदिर बना हुआ है। मरु देवी का हाथी पर सवार प्रतिमा है, याद रखना दोस्तों। और इनके पिता का नाम था नाभिदेव। और दोस्तों साहब आपकी अगली बात, इस मंदिर के निर्माण में सेवाणी और सेवाणा के संगमरमर का उपयोग किया गया था, ठीक। अब दोस्तों जो दूसरा मंदिर है, दोस्तों उस मंदिर का नाम है दोस्तों नेमिनाथ जैन मंदिर। जो दूसरा मंदिर है दोस्तों, उस मंदिर का नाम क्या है? नेमिनाथ जैन मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों। जो दूसरा मंदिर है दोस्तों, उस मंदिर का नाम क्या है? नेमिनाथ जैन मंदिर। नेमिनाथ जैन मंदिर, ठीक। अब दोस्तों इस नेमिनाथ जैन मंदिर से एक प्रश्न बनता है। दोस्तों इस नेमिनाथ जैन मंदिर से एक प्रश्न बनता है। फिर पूछा जाए कि प्रश्न बनता क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान दोस्तों जो नेमिनाथ जैन मंदिर है ना, इस मंदिर को कहा जाता है वेश्या मंदिर। दोस्तों जो नेमिनाथ जैन मंदिर है, इसे कहा जाता है वेश्या मंदिर। क्या कहा जाता है? वेश्या मंदिर। अथवा दोस्तों इस मंदिर को कहा जाता है पातरियारो देहरो। एकदम क्लियर दोस्तों। इस मंदिर को साहब आपके क्या कहा जाता है? वेश्या मंदिर। अथवा दोस्तों इसे कहा जाता है पातरियारो देहरो। क्या कहा जाता है? पातरियारो देहरो। और पूछा जाए कि इस मंदिर को वेश्या मंदिर अथवा पातरियारो देहरो किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। समझ जाओगे ना। जो नेमिनाथ जैन मंदिर है, इसे कहा जाता है वेश्या मंदिर या पातरियारो देहरो। और पूछा जाए कि इस मंदिर को वेश्या मंदिर या पातरियारो देहरो किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। दोस्तों गोपीनाथ शर्मा कुल मिलाकर 3 बार आपके काम आएंगे। एकदम क्लियर दोस्तों। जो गोपीनाथ शर्मा हैं, ये कुल मिलाकर 3 बार आपके काम आएंगे, ठीक। अच्छा पहला काम क्या आएंगे दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को नहीं लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 जून को। तो गोपीनाथ शर्मा एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया था। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो गोपीनाथ शर्मा हैं, इन गोपीनाथ शर्मा के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को, दोस्तों गोपीनाथ शर्मा के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को
अनिर्णायक युद्ध कहा गया था? गोपीनाथ शर्मा के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध को साहब आपके क्या कहा गया था? अनिर्णायक युद्ध। समझ जाओगे क्या? ठीक, गोपीनाथ शर्मा 3 जगह आपके काम आएंगे, एकदम क्लियर। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध सब आपके 21 जून 1576 को लड़ा गया। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, एकदम क्लियर। और गोपीनाथ शर्मा नेमिनाथ जैन मंदिर को क्या कहते हैं? वेश्या मंदिर या पातरियारो देहरो कहते हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। ठीक, पूछा जाए कि वो कौन इतिहासकार है जो ये कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को लड़ा गया, तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, A.L. श्रीवास्तव के अनुसार युद्ध लड़ा गया था 18 जून को, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार युद्ध लड़ा गया था 21 जून को। एकदम क्लियर दोस्तों? ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इस युद्ध को कहा जाता है खमनोर का युद्ध। दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसे क्या कहा जाता है? खमनोर का युद्ध। और पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इसे कहा जाता है गोगुंदा का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसे क्या कहा जाता है? गोगुंदा का युद्ध। और पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूनी ने। और पूछा जाए किस किताब में कहा था? तो दोस्तों किताब का नाम था मुंतखाब उल तवारीख। पूछा जाए कि किताब का नाम क्या था? तो दोस्तों किताब का नाम था मुंतखाब उल तवारीख में कहा था। एकदम क्लियर दोस्तों? जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इसे कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपोली। और पूछा जाए किसने कहा था? जेम्स टोड ने। किसने कहा था दोस्तों? जेम्स टोड ने। और अनिर्णायक युद्ध किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। समझ जाओगे क्या? रणकपुर में कौन सा मंदिर है? नेमिनाथ जैन मंदिर। नेमिनाथ जैन मंदिर क्या कहलाता है? वेश्या मंदिर। किसने कहा? अच्छा, वेश्या मंदिर किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 21 जून 1576 को। और गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध क्या कहा था? अनिर्णायक युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को लड़ा गया, किसने कहा? A.L. श्रीवास्तव ने। हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर का युद्ध है, किसने कहा? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। किस किताब में? मुंतखाबुल तवारीख में। और बदायूनी एक इतिहासकार के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था, और इसने राजपूतों के रक्त से अपनी दाढ़ी को रंग लिया था और कहा था कि राजपूत मरते हैं तो मरने दो, मुगल मरते हैं तो भी मरने दो, किंतु अंत में जीत इस्लाम की होगी। ठीक, और इसे थर्मोपोली कहा था साहब आपके जेम्स टोड ने। ठीक, हो गए 2 मंदिर। ठीक, फिर दोस्तों यहाँ जो तीसरा मंदिर है ना रणकपुर में, वो है पार्श्वनाथ मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों? यहाँ जो तीसरा मंदिर है ना, वो कौन सा है? पार्श्वनाथ मंदिर। हो गए 3 मंदिर साहब आपके, आदिनाथ जैन मंदिर, रणकपुर जैन नेमिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना जो पार्श्वनाथ है ना दोस्तों, जो पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। दोस्तों रखना जो पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। पहली बात क्लियर दोस्तों। अब पहली बात दोस्तों, जो पार्श्वनाथ हैं इन पार्श्वनाथ के द्वारा नी ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखना, जो पार्श्वनाथ हैं इनके द्वारा नी ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न बन जाए कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले जैन धर्म को क्या कहा जाता था? नी ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के जन्म के पहले जैन धर्म को क्या कहा जाता था? नी ग्रंथ। और नी ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पार्श्वनाथ ने की थी। ठीक, अगली बात दोस्तों, जो पार्श्वनाथ है ना, इन पार्श्वनाथ के द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। फिर पूछा जाएगा कि वो 4 सिद्धांत कौन कौन से थे? तो दोस्तों पहला सिद्धांत था सत्य। कौन सा था? सत्य। दोस्तों दूसरा सिद्धांत था अहिंसा। कौन सा था? अहिंसा। दोस्तों तीसरा था अस्तेय। कौन सा था? अस्तेय। और चौथा कौन सा था? अपरिग्रह। कौन सा था? अपरिग्रह। ठीक दोस्तों, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्लियर दोस्तों, अस्तेय का मतलब क्या होता है?
चोरी नहीं करना। ठीक, और दोस्तों अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना। एकदम क्लियर, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, संग्रह नहीं करना। और ये चारों सिद्धांत किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। और चौथा मंदिर कौन सा है, सूर्य मंदिर है, अच्छी तरह ध्यान रखना। एकदम क्लियर दोस्तों। एक बार दोस्तों हम शुरू से दोबारा रिवाइज करते हैं। अच्छा समझना दोस्तों, एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ शुरू से, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, एक बार हम दोबारा शुरू से आप रिवाइज कर लेते हैं। जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 6 कौन कौन से, उदय व प्रताप रांची में डूबा, उदय व प्रताप रांची में डूबा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो उदयपुर में है। जोधपुर संभाग के 6 जिले जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 34.42% है। ठीक, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस संभाग का है, जोधपुर संभाग का। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस संभाग की है, जोधपुर की कितनी है, 17.31%। ठीक, अच्छा दोस्तों अब इसके बाद बात आती है कि जो जोधपुर संभाग है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो जोधपुर संभाग है दोस्तों, जो जोधपुर संभाग है, ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि जो जोधपुर संभाग है, सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। सबसे कम वर्षा वाला संभाग, जोधपुर संभाग। सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग, जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में बड़ा जिला जैसलमेर। क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा होगा, जैसलमेर। छोटा जिला सिरोही। जोधपुर संभाग में जनसंख्या में बड़ा जिला जोधपुर। छोटा जिला कौन सा होगा, जैसलमेर। जोधपुर और बीकानेर 2 ऐसे संभाग है दोस्तों, जोधपुर और बीकानेर 2 ऐसे संभाग है दोस्तों, जहां सब आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा स्पर्श करती है। एकदम क्लियर दोस्तों। जोधपुर संभाग के साथ आपकी जनसंख्या कितनी है, 11,08,63। पूछा जाएगा कि जो जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग के साथ आपकी जनसंख्या कितनी है, 11,08,63, जो कि संपूर्ण राजस्थान की 17.31% है। ठीक, भौगोलिक स्थिति दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, प्राचीन नाम पारावती है। ये हर्षवर्धन के अधीन रहा था। हर्षवर्धन पुष्यबुद्धि वंश का शासक था। रचनाएं थी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एकदम क्लियर दोस्तों, याद आ जाएगा ना दोस्तों। ठीक, अगली बात दोस्तों, प्रियदर्शिका साहब आपके 4 भागों में है। अंग जनपद की राजकुमारी का उल्लेख मैंने पूरा आपको बता रखा है। अंग जनपद की राजधानी चंपा, उदयन हरे वंश का शासक था, पाटलिपुत्र की स्थापना करी। मगध की राजधानी थी, वर्तमान नाम है पटना। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, फिर इसके बाद आती है दोस्तों, हम बात करें तब आपके जोधपुर के मंदिरों की। एकदम क्लियर दोस्तों, हम बात करेंगे तब आपके मंदिरों की। तो प्रमुख मंदिर रणकपुर जैन मंदिर, धारणक शाह ने बनाया था, राणा कुंभा के समकालीन था। वास्तुकार मथाई नदी अभ्यारण्य में आपको बता चुका हूं अच्छी तरह। एकदम क्लियर दोस्तों। अगली बार भी बात आती है, ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि इन मंदिरों में साहब आपके पहला मंदिर है आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर की पूरी विशेषता मैं आपको बता चुका हूं, अच्छी तरह ध्यान रखना दोस्तों। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि आदिनाथ जैन मंदिर, साहब आपके जो आदिनाथ जैन मंदिर है, इसका निर्माण हुआ था सेवाणी और सेवाणा के संगमरमर से। नेमिनाथ जैन मंदिर है, जिसे वेश्या मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक, और एक पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन संप्रदाय के, इन्हें निगम संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। ये था जिला पाली, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग का जिला पाली। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों जो केवल पाली जिले की सामान्य विशेषताओं को बताया गया है। अगले वीडियो में पाली की जो अन्य विशेषताएं होंगी, भौगोलिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, ऐतिहासिक विशेषताएं, उन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आप जो कमेंट करते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं अच्छा वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करने के लिए। दोस्तों आप जो कमेंट करते हैं, आप जो हमें सुझाव देते हैं, वो सुझाव साहब हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, हमें सलाह देते हैं और हमें साहब और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों काव्य परिवार की ओर से मैं कामना करता हूं कि जिन सपनों को लेकर दोस्तों आप काव्य से जुड़े हुए हैं, ईश्वर आपके सपने वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। और दोस्तों कहा जाता है, हे परिंदे जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों
आंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की फितरत है शोर मचाने की, और मंजिल उसी को मिलती है जो नज़रों से तूफान देखता है। आप अपने सपनों को जिंदा रखें, जोश जुनून के साथ तैयारी करें। हम आपके साथ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।